नमस्कार। आइए आज हम लोग उदाव्रत के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, धीरज कुमार जी, मुबिन मुल्ला जी, महेंद्र जी, विकास चौधरी जी, विनय सिंह जी, मनदीप शुक्ला जी, मुबिन जी, मनोरंजन साहू जी आदि सभी चिकित्सक समय पर उपस्थित हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उदाव्रत पर आज चर्चा करेंगे। कल फास्फेट आधिक्य पर चर्चा की गई थी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न मेरे सम्मुख हैं। डॉक्टर ज्ञान राका जी ने प्रश्न पूछा है कि 10 वर्ष से तलवों में जलन हो रही है किसी पेशेंट को, उनको एलोपैथिक इलाज दिया गया लेकिन कोई आराम प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो कारण का पता लगाना चाहिए। डायबिटिक न्यूराइटिस तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, या अन्य कोई वातव व्याधि तो नहीं है कि कई बार जो तलवे में जलन होती है, कई बार आश्यापकर्ष के कारण दाहा की अनुभूति होती है और ऐसी अवस्था में हम पित्तनाशक चिकित्सा करते हैं लेकिन वो लाभ नहीं होता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके चिकित्सा आपको करना है। इसमें सबसे पहले चंदन बललाक्षादी तैल से अच्छी तरह अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के बाद इसमें कुछ लेप लगाएं, जैसे चंदनादि लेप, चंदन, उशीर, जो पित्तनाशक औषधियाँ हैं उनका चूर्ण बना लें। जो सड़क पानी में प्रयोग करते हैं हम ना, मुस्त मदनम, मुस्त परपट को शिर चन्नो जीत नागरी है, इन 5 औषधियों का बारीक चूर्ण बना के लेप लगाएं। दशांग लेप का भी लेप लगा सकते हैं। दशांग लेप करीब 20 से 50 ग्राम लेकर के और दूध में इसको पकाएं, आधा कप दूध में इसको पकाएं, साथ में 2 चम्मच शुद्ध घी गोघृत डालें और इसका लेप करें रात को सोते टाइम। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। औषधियों में शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, एकांगी रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ सुबह शाम शहद के सादे में। चंद्रप्रभावटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और मोशन क्लियर रहे उसके लिए हरड़ चूर्ण या एरंड भ्रष्ट हरित की, इसको रात में 1 चम्मच सोते टाइम दे दें। इससे मल साफ होगा और अनावश्यक जो पित्त का संचय है वो भी खत्म होगा। ये लगातार ट्रीटमेंट करेंगे तो लाभ होगा। इसके अलावा टैबलेट नियो चरक कंपनी की है, 2 सुबह शाम। कैप्सूल पल्सी न्यूरॉन 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोल के देवें, इससे भी पेशेंट में लाभ होगा। डॉक्टर माधुरी जाधव, उनका प्रश्न है फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स ऑफ द टो नेल्स में, टो के नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है, सूजन भी है, जहाँ स्किन का फोल्ड होता है वहाँ सूजन भी है, दर्द भी हो रहा है, खुजली भी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए यदि बहुत पुराना जीर्ण हो गया हो तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन जरूर कराएं, वमन विरेचन। अगर वमन संभव न हो तो विरेचन जरूर कराएं और विरेचन करने के पश्चात औषधियों का सेवन करें। फंगल के लिए पंचनिम्बवटी 2 गोली दिन में 2 बार, कैशोर गुग्गुल 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। रसमाणिक्य 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम, ये 1 पुड़िया, ऐसे 1 पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ सेवन कराएं। साथ में
नींब पत्र काढ़े से अच्छी तरह प्रक्षालन करें। प्रक्षालन करने के पश्चात फिर इसमें गंधक द्रुति लगाएं। गंधक द्रुति उपलब्ध न हो तो अर्टिप्लेक्स लोशन दिन में 3-4 बार पेशेंट पे लगाएं। अन्यथा सिर्फ नारियल तेल में थोड़ा से गंधक रसायन या शुद्ध गंधक मिला दीजिए और उसमें कपूर थोड़ा मिला दीजिए और इस तेल का वहाँ अभ्यंग करें तो इससे खुजली तत्काल आराम होगा और लगातार सेवन करने से पेशेंट जो है फंगल इन्फेक्शन से दूर हो जाएगा। साथ में आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को जरूर देवें। डॉक्टर के.एन. गंगवार, उन्होंने सोरियाटिक आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। एक्यूट पेन अगर होता है, बहुत ज़्यादा वेदना होती है, तो कैसे हम इसको शमन कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से सोरियोसिस के कारण आर्थराइटिस हुआ है तो मुख्य चिकित्सा तो आपको सोरियोसिस की करनी है। सोरियोसिस ठीक होगा तो आर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा। सोरियोसिस के लिए निश्चित रूप से संशोधन सबसे बड़ी चिकित्सा है। इसको हम किटिव या एक कुष्ठ कह सकते हैं। तो इसमें वमन, विरेचन, वस्ती में मुस्तमदनम त्रिफलाकरंज आरगवध कलिंगवाह दारवी सप्तपर्णाः सिद्धार्थकम नाम चय। जो सिद्धार्थक स्नान चरक ने वर्णन किया है, मुस्तक, मदनफल, मुस्तमदनम, त्रिफला, करंज, आरगवध, कलिंग, यवाह, इनका काढ़े का सेवन नहाने के लिए, इसके काढ़े का सेवन तैल सिद्ध करने के लिए और इन औषधियों के काढ़े का सेवन वस्ती के लिए हम कर सकते हैं। आस्थापन वस्ती इन्हीं द्रव्यों से निर्मित निरूह वस्ती देना चाहिए। बीच बीच में पंचनिम्ब तैल या निम्ब तैल मिल जाता है, उसकी अनुवासन वस्ती दें। इसके अलावा इसमें तक्रधारा, यही औषधि जो मैंने बताई आपको, सिद्धार्थक स्नान की औषधियों से सिद्ध कर लें। तक्र को, छाछ को, और छाछ से भी पूरा सर्वांग धारा करें, इससे भी रोगी को बहुत आराम मिलेगा। साथ साथ में महायोगराज गुगुलू आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार। ज़्यादा वेदना हो तो उस स्थान में आप पत्र पिंड स्वेद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि वहाँ सोरियोसिस के कुछ अगर पॉइंट हैं, मंडल है, तो फिर स्वेदन न करें। स्वेदन करने से तकलीफ रोगी को हो सकती है। लेकिन यदि वहाँ पर सोरियोसिस की उपस्थिति न हो जानु संधि में, तो वहाँ पर पत्रपिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद का सेवन आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कुष्ठ उपलब्ध है, वहाँ पर सोरियोसिस है, तो 10 मूल के द्रव्य और मजीठ, खदिर, 10 मूल के द्रव्य मजीठ और खदिर, इनका बारीक चूर्ण बना लें और इसमें कांजी, घृत, तैल आदि मिला करके लेप तैयार करें और ये जानु संधि में लेप देवें। इससे रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होगा। बाकी सोरियोसिस का ट्रीटमेंट इसमें पेशेंट में लगातार करना है। इसमें हम औषधियों में गिलोयसत्व 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं रोगी को दिया जाता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्ब बटी 2 गोली दिन में 2 बार दें, ताकि सोरियोसिस भी ठीक हो और आर्थराइटिस भी ठीक हो। डॉक्टर दीप्ति पाथरकर, उनका एक पेशेंट है, 36 का, ओबेज है, IBS भी है। ऐसी अवस्था में उनको डायबिटीज़ न हो तो इस प्रकार कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं? तो निश्चित है ओबेज और IBS
सबसे पहले IBS का ट्रीटमेंट करें, इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम। इसमें मैंने पंचामृत पर्पटी कल्प देने का कई बार मैंने उल्लेख किया है, तो पंचामृत पर्पटी कल्प देवें। अन्यथा इसमें एक चूर्ण मैं आपको सजेशन करूंगा, जब तक आप पर्पटी कल्प नहीं कराते हैं तब तक ये दे सकते हैं। सौंफ चूर्ण, बिल्वगूदा और ईसबगोल। सौंफ, बिल्वगूदा और ईसबगोल, इनकी बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। इससे मोशन ठीक जाएगा, बंधा हुआ जाएगा, आंव की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। रस औषधियों में गृहिणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। खाने में दूध की चीज़ें न खाएं, दूध की बनी हुई चीज़ें, छाछ का सेवन करें। कुटज घनबटी, अमीबिका बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन आप कर सकते हैं। ओबेज है तो ओबेज के लिए मैं सजेशन करूंगा कि पूरा इनमें पंचकर्म कराना पड़ेगा, लेकिन IBS कंट्रोल हो जाए तब तक, जब IBS कंट्रोल नहीं होती तब तक आप मेदोहरगुगुलू ओबेनिल टैबलेट दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं और साथ में उद्वर्तन कराएं, रुक्षोद्वर्तन। उद्वर्तन में जो उष्ण औषधियाँ हैं, लेखन औषधियाँ हैं, जैसे त्रिकटु है, पंचकोल के द्रव्य हैं, कोल कुलत्थादि चूर्ण है, इसके द्वारा उद्वर्तन करें। उद्वर्तन से ओबेज में काफ़ी लाभ मिलता है। साथ साथ में सर्वांग वासुसेद अभ्यंगोपरांत प्रतिदिन स्वेदन करें, सर्वांग स्वेद। इससे पसीना निकलेगा और इससे स्थूल की कमी, स्थूल जो है वो कम होना प्रारंभ हो जाता है। साथ में निदान परिवर्जन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ओबेज को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ भी होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, हेरिडिटी हो, कुलज हो तो एक बात अलग है, लेकिन यदि ओबेज को आप कंट्रोल कर लेते हो तो डायबिटीज़ की भी इलाज अपने आप हो जाता है, उसको डायबिटीज़ उत्पन्न नहीं होगा। विवेक भारद्वाज, उन्होंने ITP का आयुर्वेद ट्रीटमेंट पूछा है। ITP का तात्पर्य है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। यह एक प्रकार का तिर्यक रक्तपित्त है। यह एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। इसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ही अत्यधिक कम हो जाती है और यह होता है इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के विरुद्ध जब कार्य करने लगता है तब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है ड्यू टू इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर में विरुद्ध कार्य करने लगता है। और जैसा आप जानते हैं प्लेटलेट्स ही क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो कहीं भी रोगी में त्वचा के अंतर्गत स्टूल के साथ, यूरिन के साथ ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन और स्टूल, और हैवी मेंसेस होते हैं अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो निश्चित है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको बोन मैरो की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक तो गिलोइसोरस 1 चम्मच सुबह शाम को प्रतिदिन देना प्रारंभ करें। साथ में पपीता का पत्र, पपीता के पत्ते 2 तोड़ लीजिए, अच्छी तरह साफ करिए, बारीक कटिंग करके मिक्सर में इसको पीस लीजिए, जूस निकाल लीजिए। इसी में आप यदि तुलसी पत्र भी डाल दें तो और अच्छा।
और इसी में गिलोय डाल दें तो और अच्छा, तुलसी और गिलोय, और साथ में पत्ते, 2 पत्ते पपीते के, और रस निकाल लीजिए। आधा कप सुबह, आधा कप शाम को इसका सेवन करें। आप देखेंगे 1 हफ्ते के प्रयोग से प्लेटलेट्स जो हैं बहुत ही बढ़ जाते हैं, रोगी को कष्ट से निवारण हो जाता है। इसके अलावा स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, शुद्ध काशीस 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं साथ में दें। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को। और जैसा मैंने बताया, गिलोय सोरस ये बहुत ही उत्तम चिकित्सा रक्तजन विकारों के लिए है, क्योंकि जो तिक्त औषधियाँ हैं वो बोन मैरो में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो तिक्त प्रधान औषधियाँ, साथ साथ में पंचतिक्त क्षीर बस्ती, इसका भी आप उपयोग ऐसी अवस्था में कर सकते हैं। आर्य इंडिया के द्वारा प्रश्न है, एसजीपीटी लेवल यदि इंक्रीज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। खास तौर से एसजीपीटी लीवर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीवर प्रॉब्लम जब हो जाते हैं कोई क्रॉनिक, तो एसजीपीटी बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, लीवर की डिसीज जैसे वायरल हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, कंजेस्टो हार्ट फेलियर, लीवर डैमेज किसी भी कारण से, सिरोसिस ऑफ लीवर, बाइल डक्ट प्रॉब्लम, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और मायोपैथी, इन व्याधियों में एसजीपीटी बढ़ा हुआ प्राप्त होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जितने लीवर के प्रॉब्लम हैं, चाहे वो सिरोसिस लीवर हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उनमें एसजीपीटी बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से आपको संबंधित जो लक्षण है या संबंधित रोग है जो पेशेंट उपस्थित करता है, उसकी चिकित्सा करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः इसमें हम भूमि अम्ल की क्वाथ और रोहित का रिष्ट, भूमि अम्ल की क्वाथ 30 ml खाली पेट में, और रोहित का रिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम लेवें। आरोग्यवर्धनी एम्लिक्योर DS 2 गोली दिन में 2 बार। इसके अलावा रस औषधियों में यकृत प्लिहारी लौह रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं रोगी को दें और सिम्टम के आधार पर फिर ट्रीटमेंट करें। जैसे डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें, कार्डियक फेलियर हो तो कार्डियक का ट्रीटमेंट करें। ऐसी अवस्था में कार्डियक अगर इन्वॉल्व है तो उसमें लहसुन सोरस, अदरक सोरस और नींबी सोरस, इसका सेवन 1-1 चम्मच दिन में 2 बार करना चाहिए। या कॉर्नरी डिसीजेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो, ऐसी अवस्था में अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी संभावना हो तो हम ये एक योग बना के देते हैं। अब बहुत ही उपयोगी है और बड़ा चर्चित योग है। इसमें नींबू सोरस 100 ग्राम, सेव का सिरका 100 ग्राम, अदरक सोरस 100 ग्राम और लहसुन सोरस 100 ग्राम, 400 हो गया। इसको धीमी आंच पे पकाएं 200 ml शेष रहने तक। जब ठंडा हो जाए तो इसमें 200 ml शहद मिला करके रख लें और ये 1 चम्मच सुबह शाम मात्रा का सेवन कराएं। तो अनेक प्रकार के रोगों में ये लाभप्रद होता है और इस कारण अगर मुख्य रोग ठीक होगा तो एसजीपीटी भी कम हो जाएगा। इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, कैसे समझेंगे एसजीपीटी बढ़ा हुआ है? तो इसमें वोमिटिंग होता है, नासिया, वीकनेस, फटीग, लेग स्वेलिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, जॉइंटिस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं जिसमें एसजीपीटी बढ़ा हुआ हो। डॉक्टर भावना सिन्हा ने प्रश्न पूछा है, नेक रीजन में डार्क पैचेस हो गए हैं। ये निश्चित रूप से गर्दन को अच्छी तरह साफ न करने से
या निरंतर चैन जो गोल्डन चैन निरंतर जो आदमी पहनते रहता है, मैंने देखा है कि उसका गला बड़ा ब्लैकिश हो जाता है और कई बार फिर बाद में दर्द की उत्पत्ति फंगल इन्फेक्शन जैसा होने लगता है। अगर प्रारंभ में इसको ट्रीट कर लिया जाए तो आगे के रोग नहीं होंगे। इसके लिए कुछ मैं लेप बताऊंगा अनुभूत, उनका प्रयोग करिए। एक तो है वटांकुर। वट होता है ना, वट में पत्ते निकलने के पहले अंकुर होते हैं पत्ते के, उसको बोलते हैं वटांकुर। वटांकुर ले लें 10 जितना बहुत बड़े चकत्ते हों तो ज़्यादा ले लें, और उसको मसूर दाल, एक दिन पहले मसूर दाल करीब 10 ग्राम भिगो के रख दें, और इस मसूर दाल और वटांकुर को अच्छी तरह बारीक पीस लें पानी के साथ, और इसका लेप रात को लगा दें और सुबह गर्म पानी करके गर्म पानी से धो दें। प्रतिदिन ऐसा लगाएं। दूसरा एक योग है रक्तचंदन, लोध्र और मजीठ। रक्तचंदन, लोध्र और मजीठ बराबर मात्रा में लेकर के और पानी के साथ लेप तैयार करके ये भी लगाएं। तो 7 दिन तो आप वटांकुर का लगाएं, 7 दिन इसका लगाएं। एक और बड़ा साधारण योग है मूली बीज। मूली बीज करीब 20 ग्राम लेके दूध के साथ बारीक पेस्ट बनाएं और ये भी लेप लगाएं। एक और योग है वट, चमेली और रक्तचंदन। वटपत्र, चमेली पत्र और रक्तचंदन बराबर मात्रा में पानी के साथ पीस करके लेप लगाएं। कलमी सोडा और हड़ताल, कलमी सोडा और हड़ताल बराबर मात्रा में लेके पानी के साथ लेप तैयार करें। अब एक साथ ये लेप का प्रयोग न करें, 7-7 दिन के अंतर से प्रयोग करें। और अगर मान लो वटांकुर के लेप लगाने से ही फायदा होने लगता है तो उसी को कंटिन्यू आप करें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्ब बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार जरूर दें। और ऐसे पेशेंट में विरेचन भी करा दें, पेट साफ रहना चाहिए। औषधियों में प्रोआलपिस्टी, गिलोय सत्व और गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रोआलपिस्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। विवेक भारद्वाज, इन्होंने NAFLD की चिकित्सा के बारे में जानना चाहे। पहले आप समझ लें NAFLD होता क्या है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेज। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो फैटी लिवर होता है वो ज़्यादातर जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनका होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में बिना अल्कोहल के यदि हेपेटोमेगेली हो गई हो, फैटी लिवर हो गया हो, तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब लिवर में फैट जमा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अल्कोहल भी नहीं लेता है, तब इसको NAFLD समझना चाहिए, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इसके कारण तो अननोन है, लेकिन फिर भी जो रिस्क फैक्टर हैं वो हैं ओबेसिटी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड टाइप 2 डायबिटीज़। इन सब में फैटी लिवर मिल सकता है। और ये फैटी लिवर कभी कभी लॉन्ग लाइफ भी रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई परेशानी रोगी को ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में फैटी लिवर की अवस्था में क्लासिकल विरेचन कराएं। विरेचन के बाद लेखन वस्ती देवें। लेखन वस्ती में आपको मालूम है त्रिफला, गिलोय, विडंग, नागरमोथा, सुंठी, इसका काढ़ा बनाएं और विधिवत वस्ती इसमें दवा लगावें। इसके अलावा रोहित का अरिष्ट और भूमि आंवल की क्वाथ, इनका सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, लिव 52 DS या एम्लिक्योर DS, इसका भी लगातार सेवन कराएं। साथ में खान पान में निदान परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है, वो आपको ध्यान में रखना है। माधुरी जाधव,
माधुरी जाधव जी ने पूछा है सीवियर हेयर फॉल, उनका फीमेल पेशेंट है 39 ईयर्स का, फ्रॉम 1 मंथ, 1 महीने से। तो इसकी हिस्ट्री पूरी लेवें, क्यों ऐसा हुआ है, कोई दवाइयों का सेवन तो नहीं किया जिसकी वजह से बाल तुरंत झड़ गए, क्योंकि पोषण के अभाव में भी बाल का झड़ना होता है। लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट यदि आपको करना चाहते हैं तो निश्चित है इसमें पहले शोधन कराएं। शोधन करने के पश्चात फिर रसायन औषधियाँ, आमल की रसायन, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा एक मैंने आपको मस्तिष्क बताया था, मस्तिष्क भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। इसमें करीब आंवला आधा किलो ले लीजिए। आंवले को तक्र के साथ पका लीजिए, बीजा निकाल दीजिए और हाथों से मसल कर अच्छा कल्क तैयार करें और बालों को छोटा करा लें और पूरे बालों में इसका लेपन करें। अगर पुरुष में होता है तो बाल मुंडन करा लेंगे, उसके पश्चात यदि करेंगे तो लाभ ज़्यादा होता है। लेकिन लेडीज़ में संभव नहीं है, लेकिन छोटे बाल तो करा सकते हैं। और इसमें ये मस्तिष्क की क्रिया लगातार पेशेंट में करें। इसके अलावा एक और लेप है, मैं हमेशा बताता हूँ, उसमें आंवला, काला तिल, कमल केसर, पिपली और मुलैठी, इनका बारीक लेप तैयार कर लें पानी के साथ और इसका लेप भी आप लगा सकते हैं। इस चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। उसमें जैसा मैंने बताया, काला तिल, मुलैठी, कमल केसर और नागर मोथा, इनका चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लें। ऑयल बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं। मैंने सिसा हेयर ऑयल का उपयोग किया है, यह भी लाभप्रद है। सिसा हेयर ऑयल, इसको प्रतिदिन लगाएं। या भृंगराज और चमेली, इन दोनों को मिला करके तेल का उपयोग करें, इससे भी रोगी में आराम प्राप्त होता है। खान पान में विशेष ध्यान देवें, ब्राह्मण चिकित्सा बढ़िया करें। अंजीर, मुनक्का, अखरोट, बादाम आदि का सेवन पेशेंट में ज़्यादा कराएं तो निश्चित रूप से बाल का झड़ना बंद हो जाएगा। भारत ठोक, पस डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, कर्ण से पस का डिस्चार्ज हो रहा है तो पहले उसको जांच करें कि कहीं फुंसी तो नहीं है या कोई अंदर घाव तो नहीं है, ये देखें। और सबसे पहले नींब का काढ़ा तैयार करें और उसमें बड्स डिबो करके और प्रक्षालन करने की कोशिश करें। साफ सफाई करें। उसके पश्चात इसमें हिंगवारी तेल या बिलवारी तेल ज़्यादा फायदा करेगा। 4-4 बूंद दिन में 3 बार डालें और हर बार जब डालते हैं उसके पहले बड्स से जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं उनसे कान को साफ करें। आभ्यंतर प्रयोग के लिए पंचनिम्ब बटी, सारीवारी बटी, आरोग्यवर्धनी, इनका सेवन रोगी में आप बराबर करते जाएं। जब देखें कि अब पश कम हो गया है तो लास्ट में आप गेंदे का रस, गेंदे का पुष्प या पत्ती, इनका रस निकाल लें और इसकी 4-4 बूंद मात्रा कान में डालें। इससे भी हीलिंग जल्दी हो जाती है। और साथ में जैसा मैंने बताया, आरोग्यवर्धनी, पंचनिम्ब बटी, टैबलेट सप्टिलीन या नीरोसिल, इनका प्रयोग भी साथ में रोगी में कराना चाहिए। सारीवारी बटी भी इसमें काम कर सकती है। राज अग्रवाल, पेन इन सोल ऑफ बोथ फीट, पैरों के तलवों में वेदना होना। तो इसमें आपने उल्लेख नहीं किया कि जलन होता है, दाह होता है, सिर्फ वेदना होती है। तो वेदना यदि होती है तो सैंधवारी तेल से अच्छी अभ्यंग करें दोनों पैरों में और आधा बाल्टी गर्म पानी और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें
और अच्छी तरह अभ्यंग करने के पश्चात दोनों तलवों को पानी में डुबोएं, गर्म पानी और नमक के साथ। साथ साथ में थोड़ा से गर्म पानी में हाथ लगाकर उसका अभ्यंग भी करें। इससे रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। लगातार रोजाना शाम को और सुबह दोनों टाइम इस प्रकार का स्वेदन रोगी में करें। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू, सिंहनाद गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। 10 मूलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 2-2 चम्मच और उतना ही पानी भोजन के बाद पेशेंट में सेवन कराएं। निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। रस औषधि की आवश्यकता पड़े तो एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम, महावात विध्वसन 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। अभ्यंग जरूर दिन दोनों टाइम, जैसा मैंने बताया, अभ्यंग और स्वेदन ये जरूर रोगी में करें। संघमित्रा लोखंडे रीनल स्टोन है, उसकी जो साइज है वो 5.8 mm है। मेल 39 ईयर्स का पेशेंट है। 5.8 mm का जो स्टोन है उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसमें पहले विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर इसमें जो शोथहर बस्ती मैंने बताई है, तरुण पंचमूल क्वाथ, वरुणादि क्वाथ 50-50 ग्राम लेकर के काढ़ा तैयार कर लें 300 ml और इसकी बस्ती देवें। कम से कम 16 बस्ती जरूर देवें। इसके अलावा मकोए, गोक्षुर, पुनर्नवा और ककड़ी बीज, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पिलाएं। इसके अलावा टैबलेट सिस्टोन, टैबलेट क्रश, चंद्र प्रभावटी आदि का सेवन भी पेशेंट में आप करा सकते हैं। लगातार ट्रीटमेंट देने से निश्चित रूप से फायदा होगा। इसमें पानी, सौंफ का पानी, सौंफ को सिद्ध करके पानी को सौंफ से सिद्ध कर लें और दिन भर पानी, यही पानी दिन भर पिएं ज़्यादा मात्रा में, तो फोर्सफुली कई बार जो स्टोन है वो बाहर निकल आती है। अनिल पांडे जी का प्रश्न है, हाइड्रोसील का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हाइड्रोसील प्योरली सर्जिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके लिए पहले विरेचन करा दीजिए ताकि पानी का संचय न हो पाए। विरेचन करने के बाद फिर औषधियों का सेवन आप कर सकते हैं। उसके लिए पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, तृणकांत पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा दशांग लेप, करीब 20 ग्राम दशांग लेप, घृत 2 चम्मच आधा कप पानी में मिला करके लेप तैयार करें और इस लेप को रात को लगाएं। टैबलेट में गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। ये देखें कहीं चोट तो नहीं लगी है, चोट की वजह से यदि है तो उसमें लाक्षादि गुल का सेवन कराना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होगा। साथ में ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें चोट ना आ पाए। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते वक्त सावधानी आपको बरतना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चिकित्सकों ने प्रश्न किए थे, मैंने आपको समाधान देने का प्रयास किया है। साथ में हमारे अन्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर वारिस पांडे, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस, पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी चल रही है। ये सुनकर बहुत अत्यंत खुशी हुई। प्रकाश सिंह, डॉक्टर नवीन जोशी जी जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, डॉक्टर मनोरंजन साहू,
डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जो कि जयपुर में है, प्रोफेसर हैं पंचकर्म विभाग के, अग्रवाल अंजना जी, आशुतोष कुमार, विनेश्वरी श्रीवास्तव, वंदना पाठक, संजीव कुमार, ज्योति गुप्ता, उषा तभानी, विनय मित्तल, विवेक भारद्वाज, सोनल अग्रवाल, शिल्पा पालस्कर, भारत ठोक, सुनीता साहू, नीलम शुक्ला, सविता पाटिल, प्रशांत सहाने, विजय सैनी, ज्योतिबाला डामोर, वैद्य आरती शर्मा, पंकज शुक्ला, लालचंद जायसवाल, तृप्ति सिंघल, सविता साजन, शैलेंद्र ठाकुर, अर्चना वर्मा, अरुणा शर्मा, योगेश महाजन, परेश मन्या, अदिति त्रिपाठी, संध्या पांडे जी, निर्मला स्वाल, प्रकाश सिंह, ज्योति गुप्ता और नीलम शुक्ला इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अब आइए उदावर्त पर आज चर्चा करेंगे। उदावर्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोग है और कई बार इससे मानसिक विकार, हृदय रोग जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होने लगते हैं। तो सबसे पहले उदावर्त का परीक्षण करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार आप हृदय रोगी आता है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है हृदय प्रदेश में, और आप जब डायग्नोस करते हैं तो पता चलता है कि ये तो उदावर्त है। उदावर्त के कारण अपान वायु ऊपर आई है और हृदय में दबाव दे रही है, इसकी वजह से वेदना हो रही है। तो उदावर्त के बारे में जानना आवश्यक है। उदावर्त का वर्णन चरसूत्र 7 में वर्णित है। यहाँ 13 प्रकार का उदावर्त बताया गया है। जो 13 प्रकार के अधारणी वेग हैं उनको धारण करने से उदावर्त रोग होता है। वात, विण्ड, मूत्र, जिह्वासु, क्षवोद्गार, बमीन्द्रिय है, क्षुत्र, श्लो, उच्छ्वास, निद्राणाम धृत्यो उदावर्त संभवाः। ये 13 प्रकार के अधारणी वेग हैं, उनको धारण करने से उदावर्त रोग होता है। इसका चिकित्सा के बारे में विस्तृत वर्णन त्रिमर्मी अध्याय चिकित्सा स्थान 26 में वर्णन उपलब्ध होता है। उदावर्त में अपान वायु की विकृति होती है। अपान वायु सामान्यतः नीचे गुदमार्ग से बाहर निकलते रहना चाहिए, लेकिन जब अपान वायु का अवरोध हो जाता है तो ऊर्ध्वगमित होने लगती है और इसी को उदावर्त कहा जाता है। भैषज रत्नावली में तो 3 ही प्रकार का उदावर्त बताया है: वातज, मूत्रज एवं पुरीषज। अपान वायु को रोकना, मूत्र प्रवृत्ति को रोकना और पुरीष को रोकना, पुरीष वेग को रोकना, इसकी वजह से उदावर्त होता है। मुख्य रूप से तो वेग विधारण से उत्पन्न वायु का प्रतिलोम होना ही उदावर्त है। आइए निदानों के बारे में समझ लें। तो निरंतर कषाय, तिक्त, उष्ण, कटु पदार्थों का सेवन करना, रूक्ष अन्नपान का निरंतर सेवन करना, वेगों को रोकते रहना, अतिलंघन, अति मैथुन और कषाय, तिक्त औषधियों का जैसा मैंने बताया ज़्यादा सेवन करना। कषाय, तिक्तोष्ण, रूक्ष भोज्य है, संधारण भोजन अमैथुनैश्च, पक्वाशय कुप्यति चेते पानः, धोगानि स्रोतांसि बलिचरुध्वा। उपरोक्त निदानों के सेवन से पक्वाशय में प्रकुपित अपान वायु, अधोगामी स्रोतों को अरुद्ध कर मल, अपान वायु को एवं मूत्र को अवरोध करते हुए अपान वायु का ऊर्ध्वगमन होता है और ऐसे रोग को उदावर्त कहा जाता है। 13 भेद हैं जैसे मैंने बताया। वातज, वात को रोकने से, पुरीष को रोकने से, मूत्र को रोकने से, उद्गार, छर्दी, क्षुधा, तृष्णा, जृंभा, अश्रु, क्षवतु, शुक्र, श्वास और निद्रा के वेगों को रोकने से उदावर्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन मुख्य रूप से तो पुरीष के अवरोध और मूत्र के अवरोध और वायु का अवरोध, इनके कारण ही उदावर्त की उत्पत्ति होती है। लक्षण देखें तो वस्ती, हृदय, कुक्षी और उदर, इन प्रदेशों में भयंकर वेदना होती है पेशेंट में। वस्ती प्रदेश, हृदय प्रदेश, कुक्षी प्रदेश, उदर प्रदेश।
इसके अलावा पीठ पार्श्व में वेदना, आधमान, गुदा में कैंची काटने वक्त वेदना, अपक्व अन्न का निकलना, मूत्राशय में सूजन हो जाना, विबंध और उदर में गांठ पड़ जाना, अपान वायु की गति ऊपर की ओर हो जाए, देर से और सूखे मल का निकलना, रूक्ष बहु अनिल क्रूर कोष्ठ, व्यायाम शालिनाम, रुक वस्ति हृदय कुक्षि, उदरस्वे भीक्षणम, सपृष्ठ पार्श्वयोः चाति दारुणाः स्यात्, आधमानम हृल्लास विकर्तिकास्य, तोदो अविपाकस्य सबस्ति शोथः। ये उदावर्त के मुख्य लक्षण हैं, लेकिन इसके व्यापक बहुत होते हैं। जब इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उदावर्त अनेक व्याधियों को जन्म दे सकता है। उनमें मुख्य हैं ज्वर, मूत्रकक्ष, ये उदावर्त के व्यापक हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ज्वर, मूत्रकक्ष, प्रवाहिका, हृदय रोग, गृहिणी, वमन, आधमान, बहिरापन, शिराशूल, आष्ठीला, मनोरोग की उत्पत्ति, उन्माद अपस्मार की उत्पत्ति, तृष्णा, रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, काश, श्वास, प्रतिश्याय, पार्श्व वेदना और अन्य वातजन्य विकार की उत्पत्ति हो सकती है। इतनी भयंकर व्याधियां उदावर्त के कारण उदावर्त के व्यापक के रूप में उत्पन्न होते हैं। ततश्च रोगः ज्वर मूत्रकक्ष प्रवाहिका हृदय गृहिणी प्रदोषाः, ऐसे रोग तृष्णास पित्त अरुचि गुल्म काश श्वास प्रतिश्यायार्दित पाश रोगाः अन्ये च रोगा बहु अनिलोत्थाः भवन्तु उदावर्त कृतः सघोराः। तो इस प्रकार के अन्य व्याधियां उदावर्त के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, यानी मनोविकार, अपस्मार, उन्माद, बहिरापन, अंधापन, ये सब लक्षण उदावर्त के कारण हो सकते हैं। इसलिए उदावर्त की समय अनुसार चिकित्सा कर लेना चाहिए। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, वर्ती का प्रयोग, निरूह, स्नेहपान और विरेचन। तो इसका क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आभ्यंतर स्नेहपान कराइए, त्रिफला घृत से ज़्यादा अच्छा रहेगा आभ्यंतर स्नेहपान। आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात में सर्वांग स्वेदन कराइए। वाह्य अभ्यंग चंदन वाला लाक्षादि तेल से अभ्यंग कराइए, उसके बाद स्वेदन करा दीजिए और फिर विरेचन करा दीजिए। तो स्नेहन, स्वेदन और विरेचन। विरेचन करने के पश्चात कई बार वर्ती लगाने की भी आवश्यकता होती है, तो वर्ती का भी प्रयोग आप कोष्ठ शुद्धि के लिए कर सकते हैं। उसके बाद फिर निरूह वस्ती का प्रयोग करना है। वायु अभ्यंग के लिए शीत ज्वर नाशक, जैसे मैंने बताया, चंदनादि या सहचरादि तैल का प्रयोग करना चाहिए। वर्ती भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार मुख से औषधि लेने में रोगी परेशानी करता है, उल्टी कर देता है, तो वर्ती लगा करके आप विरेचन करा सकते हैं। तो वर्ती कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा। आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसमें तिल की खली, सोचर नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटु और यवक्षार। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तिल खली, सोचर नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटु और यवक्षार, प्रत्येक 10-10 ग्राम लेकर के और गुड़ मिला करके अंगूठे के समान मोटी वर्ती बनाएं और ये वर्ती पेशेंट के गुदा मार्ग से प्रवेश करा करके शोधन आप करा सकते हैं। इसके अलावा एक और औषधि है जिसको प्रदमन कहते हैं। प्रदमन, जैसे नासा में हम प्रदमन चिकित्सा करते हैं, प्रदमन नस से करते हैं, वैसे गुदा के माध्यम से भी प्रदमन चिकित्सा की जाती है। उसके लिए औषधियाँ हैं कृष्ण निशोथ, मदन फल, कटुतुम्बी, पीपर। इनको समान भाग लेकर के एकदम बारीक चूर्ण तैयार कर लें और फिर नाड़ी अंत में रख करके गुदा के भीतर प्रदमन कर देना चाहिए।
इससे भी मल प्रवृत्ति और वायु का जो ऊर्ध्वगमन है वो अधोगमन में आ जाता है। निरूह के लिए, निरूह बस्ती के लिए कौन कौन सी औषधियाँ लेना चाहिए उदावर्त में, उसको आप नोट कर सकते हैं। मदन फल, वचा, कुटकी, निशोथ, अमलतास, छोटी हरड़। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मदन फल, वचा, कुटकी, निशोथ, अमलतास, छोटी हरड़, इन सबको प्रत्येक को 50-50 ग्राम ले लें। काढ़ा बना लें 300 ml। इसमें 50 ml गोमूत्र और 50 ml सेंधवादी तेल, यवक्षार 10 ग्राम मिला करके विधिवत वस्ती तैयार है। इसमें कांजी भी 50 ml मिला लें, कांजी। इससे बहुत अच्छा निरूह की जो कार्मुकत्व है वो बढ़ जाता है। विधिवत वस्ती देवें, अपान वायु को अधोगति हो जाने से उदावर्त स्वतः ही ठीक हो जाता है। ये बहुत ही उत्तम निरूह वस्ती है। विरेचन कल्प के लिए एरण्य तैल 40 ml और दही पानी 40 ml, दही का पानी, ये दोनों मिला के दें खाली पेट में। इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा, वायु का अधोगमन हो जाएगा। या गोमूत्र 40 ml और 40 ml एरण्य तैल, इन दोनों को मिला के भी खाली पेट में सेवन आप करा सकते हैं। शरीर में रुक्षता बढ़ने पर, गुदा में चुनचुनाहट हो तो बीच बीच में दशमूल तैल की अनुवासन बस्ती 30 ml भोजन के बाद आप दे सकते हैं। संशमन चिकित्सा के रूप में एक बहुत अच्छा चूर्ण है जो कि कई रोगों में काम करता है, वो आप तैयार कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं दुई उत्तर आदि हिंगवादी चूर्ण। दुई उत्तर हिंगवादी चूर्ण, इसमें हींग 1 भाग, वचा 2 भाग, चित्रक 4 भाग, कूठ 8 भाग, सज्जी छार 16 भाग, विडंग 32 भाग, इन सब का चूर्ण बना लें, कपड़चन चूर्ण। और ये जो है उदावर्त, अनाह, प्लीहा रोग, गुल्म, उदर रोग, उदावर्त रोग, इन सब में बहुत ही उपयोगी चूर्ण है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हींग 1 भाग, वचा 2 भाग, चित्रक 4 भाग, कूठ 8 भाग, सज्जी छार 16 भाग, विडंग 32 भाग, इन सब का कपड़ चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट में गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा हिंगोष्टक चूर्ण 5 ग्राम भोजन के पहले या भोजन के साथ साथ अगर घृत मिला के लेवें तो और अच्छा, इससे भी उदावर्त ठीक होता है। इसके अलावा शिवक्षार पाचन चूर्ण, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। पंचलवण, ये भी उपयोगी चूर्ण है। और एक अभ्याधि मोदक बटी आती है, ये बहुत ही अच्छी है, इससे तत्काल मल प्रवृत्ति होती है। अभ्याधि मोदक बटी। औषधियों में, रसौषधियों में गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंचकी 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम। गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंचकी 60 मिलीग्राम और अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार देंगे। शुरुआत जिस दिन प्रथम दिन देंगे, तो चूँकि इसमें अश्वकंचकी पड़ी हुई है, इसमें जयपाल होता है, तो थोड़ा पतले टट्टे 2-3 होंगे, लेकिन इसके बाद रोगी ठीक हो जाएगा। दूसरा योग है इच्छा भेदी रस 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और हिंगोष्टक चूर्ण 2.5 ग्राम। इन तीनों को मिला करके दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ या शहद के साथ सेवन कराएं। चित्रकारी बटी भी दीपन पाचन के लिए श्रेष्ठ है। भोजन के पहले 2-2 गोली दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। आसो अरिष्ट में पिपल्यासो, जीरकाद्यारिष्ट और अभयारिष्ट, ये 3 आसो अरिष्ट हैं जिनका प्रयोग आप समय समय पर भोजन के बाद कर सकते हैं। जैसे पिपल्यासो और अभयारिष्ट, ये ज़्यादा अच्छा है। पिपल्यासो 10 ml, अभयारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद आप सेवन करा सकते हैं। जीरकाद्यारिष्ट, ये गैस के लिए बहुत अच्छा है, गैस रिमूव करता है, वायु का ऊर्ध्वगमन कम करता है। तो जीरकाद्यारिष्ट 20 ml और 20 ml पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। साथ साथ में खान पान का परहेज, निदानम परिवर्जनम, जिससे गैस का निर्माण होता हो, जैसे मिठाइयों का सेवन, ज़्यादा चावल का सेवन, गरिष्ठ भोजन, आलू का सेवन,
जो गरिष्ठ भोजन है उनको निरंतर सेवन करने से, जैसे मैदा है, बेसन है, इनकी चीज़ें खाने से निश्चित रूप से गैस की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो द्रव्य हैं, आहार द्रव्य हैं, उनका आप वर्जन करें। साथ में भोजन के बाद वज्रासन पेशेंट को लगाने का कहें, और प्रतिदिन भोजन के बाद 300 कदम चलने को बोलें। भोजन करने के बाद 300 कदम चलना और वज्रासन लगाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी उदावृत जैसी व्याधि या गैस से संबंधित व्याधि कभी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि सब समय पर उपस्थित रहते हैं और समय पूरा व्याख्यान सुनते हैं। क्यों कई बार जो प्रश्नोत्तर होता है उसमें कई बार चिकित्सक बोर होने लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो बरोबर रहते हैं। ऐसे सभी चिकित्सकों को हार्दिक धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद।